नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। सुबह बोलेगा में आज अब बात करेंगे दलित होना पाप है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक गांव में प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिस तरह से जो वहां का दलित परिवार के युवक ने प्रधान पर धमकाने और भरी पंचायत में जूतों से मारने का आरोप लगाया है। अब पीड़ित ने मामले में एसपी से फरियाद लगाई है, जबकि पुलिस मामला छेड़छाड़ का बता रही है। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल यह भी है कि प्रधान को दबंगई का अधिकार किसने दिया है। गांव में प्रधान खुद जज क्यों बन रहे हैं, सामने आकर पीड़ित के आरोपों का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या दलित होना गुनाह है। इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कहने को तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। सरकारी नुमाइंदे ईमानदारी से काम करने का डंका पीटते हैं, कागजों में सब कुछ चकाचक दिखाते हैं, जात पात का भेद नहीं होने का दम भरते हैं। लेकिन यूपी के बुलंदशहर से आई तस्वीरें जिला प्रशासन के दावों पर सवाल उठा रही हैं। बुलंदशहर में दलित युवक की पिटाई और धमकाने का मामला सामने आया है। बीबी नगर थाना क्षेत्र के नगला उग्रसेन में दलित युवक ने गांव के प्रधान पर जूतों से पिटाई करने और गांव में रहने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना भरने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से इंसाफ की फरियाद लगाई है। बता दें कि पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक सयाना तहसील में रहने वाले धीरज के बेटे कन्हैया लाल ने आरोप लगाए हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान उसने दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था, जिसके बाद से वर्तमान प्रधान ताराचंद उससे रंजिश मानता था। प्रधान कई बार परिवार को धमकियां दे चुका था। इसी कड़ी में 17 अगस्त को प्रधान ने दलित शख्स के घर में जाकर धमकी दी और विरोध करने पर पंचायत में ले जाकर जूतों से पिटाई करने के साथ गांव में रहने के लिए 50,000 रुपए जुर्माना भरने को कहा। दलित जाति से हूँ। मुझे एक ग्राम पंचायत में बुलाया गया था और वहाँ पर मुझे चप्पल लगवाकर बेइज्जती कर मुझे वहाँ से 50,000 रुपये जुर्माना करके निकाला गया है। और अगर एक महीने में 50,000 रुपये जुर्माना नहीं दिया गया तो वहाँ से मुझे भगाने की प्रेरणा करी है। पंचायत किसी मेरे दोस्त के दोस्त किसी लड़की से बात करता था, वो स्कूल फेलो का यार था, तो उसके केस में मुझे दलित जाति के विवाद में फंसाया था। मैंने अधिकारियों से गुहार लगाई है। मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे को इसमें न्याय दिया जाए। वहीं जब के न्यूज संवाददाता ने मामले में एसपी से बात की तो एसपी ने फोन पर पूरा मामला छेड़खानी का बता दिया। एसपी के मुताबिक दलित युवक की पिटाई लड़की छेड़ने में की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर मामला छेड़खानी का भी था तो प्रधान को दबंगई करने का अधिकार किसने दिया। पुलिस कार्रवाई की जगह प्रधान खुद न्यायाधीश क्यों बने। सूबा पूछ रहा है, आखिर दलित का ऐसा अपमान क्यों। के न्यूज के लिए बुलंदशहर से अनिल मीणा की रिपोर्ट। तो जहां प्रधान की जिम्मेदारी होती है गांव की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए और जो सुख सुविधाएं उसको बढ़ाया जाए, लेकिन यहां कहानी कुछ और ही है। प्रधान की दबंगई देखने को मिल रही है, वो पिटाई कर रहा है, रंगदारी का मामला सामने आ रहा है। 50,000 रुपए देंगे नहीं तो उनको गांव से निकाला कर दिया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं अनिल मीणा बुलंदशहर से, साथ ही साथ दलित चिंतक जो हैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले अनिल, आपके पास आऊंगा। जिस तरह का मामला सामने आया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि पहले पिटाई की जाती है, उसके बाद 50,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे आखिर पूरा मामला है क्या। जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में बीबी नगर क्षेत्र का मामला है, जहां नगला उग्रसेन गांव की बात है, जहां जो पीड़ित का कहना यह है कि चुनावी रंजिश को लेकर मेरे साथ मारपीट की गई है। लेकिन अगर वहीं हम अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो पुलिस अधिकारियों ने उस मामले को छेड़छानी का बता दिया। लेकिन सबसे और अगर हम गांव के ग्रामीण के प्रधान की बात करें तो प्रधान से भी मेरी फोन पे बात हुई, तो प्रधान का कहना यह है कि फोन पे जो गांव के द्वारा उस लड़के के द्वारा किसी लड़की से कोई अभद्रता की जा रही थी, लेकिन उसको लेकर वहां इस तरह से मारपीट की गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मारपीट करना और जो पंचायत में जिससे लगाना, ये कहाँ का प्रधान के लिए किसने, जो तानाशाह प्रधान है उसको किसने ये वो दे दिया कि जो गांव में सजा सुनाई जाए। और देखिए, अगर जनपद बुलंदशहर में एसएसपी की बात करें तो एसएसपी से जो हमारी बात हुई तो एसएसपी ने पूरे मामले को छेड़खानी का बताते हुए कहा है
कि लड़के के खिलाफ हत्या छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ मारपीट की धारा मुकदमा दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि जिस तरह से गाँव में खुलेआम 50,000 रुपए मांगे जाते हैं, तो 50,000 रुपए मांगने की जो रंगदारी की बात आती है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि प्रशासन के ऊपर प्रशासन ने पूरी तरह आंखें बंद कर ली है। अभी तक उन प्रधान के खिलाफ या उन गांव के लोगों के खिलाफ अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिन्होंने खुलेआम पंचायत में जिस तरह 50,000 की मांग की गई। जहां एक अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में होते हुए भी देखिए आज जनपद बुलंदशहर जिस तरह से तालिबानी सजा जो सुनाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप जनपद बुलंदशहर के प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वहीं अगर हम बीबी नगर थाने की बात करें, तो बीबी नगर के थाने के जो इंचार्ज हैं योगेंद्र सिंह, उनके मामले में ये संज्ञान मामला नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे जब फोन पे बात हुई उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई, जबकि जनपद बुलंदशहर के एसएसपी खुद इस मामले को छेड़खानी बताते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल ये उठता है कि थाने में सुनवाई नहीं होती, उसके बाद हमें जो है वापस एसएसपी तक पहुंचना पड़ता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं दलित युवक की पिटाई को लेकर, उस पर रंगदारी मांगी गई है। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ बीजेपी नेता केसी जैन साहब भी जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केसी जैन साहब, जिस तरह से अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो लगातार दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ है। सरकारें बदलती रहती हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी, अब आपकी सरकार है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। अगर मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं तो एनसीआरबी के आंकड़े में इतना बड़ा डाटा कैसे सामने आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो दोनों चीजें तो सत्य नहीं हो सकती हैं। या तो मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, फिर आंकड़े नहीं बढ़ रहे होते। लेकिन सत्यता ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में कहीं पे कोई घटना होती है, कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है और वो थाने पहुंचता है, तो उसकी एफआईआर तत्काल दर्ज करके उस पर कार्रवाई होती है, उसकी जांच होती है, जांच में सत्यता पाए जाने पे चार्जशीट भी दाखिल होती है और अभियुक्तों को गिरफ्तार के जेल भी भेजा जा रहा है। यही कारण है कि एनसीआरबी के डाटों में इस तरीके से केसी जैन साहब, माफ कीजिएगा, अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि थाने में आप जाइए, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती, मामला दर्ज हो जाता है, इतना आसान नहीं है। अगर ये ऐसा होने लगे तो फिर आंकड़े की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो मीडिया के संज्ञान में और मीडिया और राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप के बाद ही वो दर्ज हो पाते हैं, नहीं तो बहुत सारे मामले तो थानों तक दर्ज ही नहीं होते हैं। क्योंकि दलित वर्ग में बहुत सारा जो वर्ग दलित में लोगों की संख्या है बहुत ज्यादा गरीब है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, इसलिए उनके मुकदमे दर्ज ही नहीं हो पाते। देखिए, कहीं कहीं पे इस तरीके की शिकायतें आती हैं कि थाने में मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, लेकिन जो भी व्यक्ति अगर कहीं पे कोई तत्काल घटना हो रही है, मारपीट हो रही है, व्यक्ति के पास में
112 नंबर डायल करने की सुविधा है, 112 नंबर डायल करने का भी उसके पास प्रूफ रहता है कि देखिए हमने तत्काल पुलिस को सूचना दी। और उसके बाद में अगर थाने पे मुकदमा नहीं दर्ज होता है बाय द वे, तो उसके लिए उसके बाद में बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, सीओ बैठे हुए हैं, एसपी बैठे हुए हैं, आप उच्च अधिकारियों से शिकायत करिए। लेकिन केसी जैन साहब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती चीजों की, वो नहीं जा पाते बड़े अधिकारी, बड़े नेताओं के पास, और मामले दब के रह जाते हैं। और यहां तक कई मामले ऐसे देखे गए हैं कि पुलिस सुलहनामा कराने लगती है, दोनों पक्षों को बैठालकर आपसी बातचीत कराती है कि अब मामला खत्म कर दिया जाए। खैर, हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा जी भी हैं, दलित चिंतक हैं। राजेंद्र कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़े बड़े कानून बनाए गए दलित उत्पीड़न को लेकर, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, क्या बड़ी वजह मानते हैं आप इसकी? इसमें बुराई क्या है? जी 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 बड़े बड़े कानून तो बने हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, कानूनों के पालन किस ढंग से हो रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब कानून बने, बाबा साहब ने संसद में भी कहा कि कानून कितने अच्छा हो, संविधान कितना भी अच्छा हो, उसके यदि पालन करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, वो निष्पक्षता से पालन नहीं करेंगे, तो कभी भी कोई भी कानून, कितना भी अच्छा कानून हो, वो कभी सार्थक सिद्ध नहीं होगा और हितकारी नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पर भी आपको हो रही है। ये पहला मामला नहीं है उत्तर प्रदेश का, या पूरे देश की मैं भी बात करूँ, ये पहला मामला नहीं है। मुंह घोड़ी चढ़ने पे आपको नहीं चढ़ने दिया जाता है दलितों को, ठीक है। आप मूछ रखने पे उनके घर तबाह कर दे रहे हैं, घरों में आग लगा दे रहे हैं, खुलेआम आप उनको जूते चप्पल मार रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं आप, मतलब आप भी सब कुछ हो गए हैं वहां पे, न्यायाधीश हो गए हैं वहां पे बैठ के, आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया। तो ये किसका फेल्योर माने हम? देखिए, जब हम ये कहते हैं कि किसका फेल्योर माने, क्या ये कानून व्यवस्था का फेल्योर है, या हमारी सही में जो व्यवस्था है, जो हमारी विचारधारा है, जो जिस संदर्भ में हम भारत का निर्माण करना चाह रहे थे, उसका फेल्योर है? देखिए, बहुत ये जरूरी है। कानून व्यवस्था तो यदि आप इसको कहेंगे कि बीजेपी दावा करती है हमेशा कि राम राज्य है, यदि राम राज्य में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो ऐसा राम राज्य किसी को नहीं चाहिए, स्पष्ट बात। और जब हम ये कहते हैं बार बार कि दलित इस भारत देश की सच्चाई है और जातिवाद आधारित भेदभाव इस देश की महा सच्चाई है, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। आप कहते हैं ऐसा नहीं होता। आपने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को जब आपने वापस लिया था, इसीलिए इतना तेज आंदोलन हुआ था कि अभी जब आपने, देखिए, आप खुद बोल रहे हो या आपके संवाददाता बोल रहे हो, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया कि जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का जो भारत बंद हुआ, ये दोबारा कि आप ये क्या कर रहे हैं, वैसे भी मामले दर्ज नहीं होते हैं, 50% से कम रिपोर्टिंग होती है। या फिर आपने जैसे अभी जिक्र किया कि उनको थाने पे ही डरा धमका के समझौता करवा दिया जाता है, भग जाओ नहीं तो मार दिए जाएंगे, गांव छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तो दबंगों की ये जो इस तरह से गांव में हस्तक्षेप है, और खासतौर से जब प्रधान जैसा जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है इस तरह का व्यवहार करता है, तो सही में ये दुखद भी है। हम कैसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं? XYZ किसी पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की ठीक है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश, अपनी राय दीजिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दलित चिंतक आपने बिठा रखे हैं, ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि मूछ नहीं रखने देते, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, ये बड़े दुख का विषय, पता नहीं कौन से सन की बात कर रहे हैं ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से और हाथ जोड़ करके, कि मायावती ने चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र अजीत सिंह के बड़ी स्टेज के ऊपर जूते उतरवाए थे, वो काम क्या अच्छा था? तो क्या दलित अब भी दलित ही बने रहेंगे? रिजर्वेशन हमें भी मिला था, 10 साल के लिए मिला था, उसके बाद हमारे समाज ने ठोकर मार दी रिजर्वेशन को। मगर आज ये भी शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी अपनी राय के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है
कोई पिछड़ा रहे ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की घटना की, जहां दलित युवक की पिटाई हुई है और पिटाई करने के बाद उसे गांव निकाला का आदेश दिया गया प्रधान की तरफ से और कहा गया है 50,000 रुपए दो वरना गांव से निकल जाओ। इसी पर हम बात कर रहे हैं। वापस हम आएंगे। हमारे साथ राम कुमार जी हैं, माफ कीजिए राजेंद्र कुमार जी हैं, दलित चिंतक हैं। ब्रेक से पहले राजेंद्र कुमार जी, आपने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक परिकल्पना ये भी थी कि जब रिजर्वेशन का फ़ायदा दलितों को पहुंचना लगे, लोगों उनको मिलने लगे, तो जो समृद्ध वर्ग है दलितों का, जो समृद्ध हो जाए, शिक्षित हो जाए, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो बाकी लोग हैं उनको हम मजबूत बनाएं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करें, उस दिशा में कुछ काम करें। लेकिन आज ऐसा नज़र नहीं आता। दलित वर्ग में भी बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं और अपने ही समाज के लोगों को भूल चुके हैं। जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मुझे समय दीजिएगा, अनुरोध है आपसे। जी ठीक है, इस विषय पर मुझे अनुरोध, आज पूरा बोलने दीजिएगा आपने, क्योंकि बहुत एक जगह आप दिखा दीजिए कि जहां बाबा साहब ने ये कहा था कि ये आरक्षण 10 साल के लिए है। जो बात कही थी उन्होंने केवल राजनीतिक आरक्षण के लिए कही थी। पहली बात संशोधन कर लीजिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम तो कह रहे हैं कि हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आरक्षण आप समाप्त कर दीजिए। आप आरक्षण वैसे ही समाप्त कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करके। हम कह रहे हैं आरक्षण के नाम पे राजेंद्र कुमार जी, आरक्षण समाप्त करने का सवाल नहीं मेरा उन्होंने परिकल्पना करी थी कि जो दलित वर्ग में जो मजबूत हो जाए आर्थिक रूप से, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी लोगों के लिए वो एक सेवा भाव उत्पन्न करे, उनकी मदद की जा सके। सुन तो लीजिए सर, मैं उसी की बात पे कह रहा हूं। आप डाटा उठाइए पूरे केंद्र से लेकर राज्यों का, कितने % आपने अभी तक नियुक्तियां कर दी हैं। ठीक है, आपने निर्धारित आरक्षण तो पूरा कीजिए, फिर आरक्षण खत्म करने की बात कर दीजिए। लेकिन फिर भी हमें मान रहे हैं कि आरक्षण आपने खत्म कर दिया है। क्यों कर दिया है कि जब आपने निजीकरण कर दिया तो वहां पे आरक्षण की जैसी कोई चीज नहीं रह गई। आप विश्वविद्यालयों से लेके हर संस्था का डाटा इकट्ठा कर लीजिए, सबके पास डाटा है, RTI से भी आ गए हैं। आप किसी भी एक जगह, एक विभाग में आप बता दीजिए कि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। उस अनुपात में जिस अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था थी, तो मैं अपनी बात को विड्रॉल कर लूंगा। और हम कह रहे हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, आप हटा लीजिए आरक्षण, लेकिन हमको सब संसाधनों में जो जनसंख्या की आबादी के हिसाब से चाहिए उतनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी चाहिए। ये राष्ट्र निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका रही है, वो भी दलितों की रही है जी। सब वर्गों के साथ साथ बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं और आरक्षण हटाने कि ऐसी कोई बात मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे साथ केसी जैन साहब हैं, कुछ कहना चाहते हैं। केसी जैन साहब, अपनी बात कह सकते हैं आप। जो दलित चिंतक हैं उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि आरक्षण आपने जो है, जो SC/ST एक्ट है उसको आपने खत्म कर दिया, फिर उसको जब हो हल्ला हुआ तो आपने उसको लागू किया, पूरे देश में जब आंदोलन हुआ तब आपने लागू किया। जबकि उसकी सच्चाई ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें संशोधन किया था, SC/ST एक्ट को खत्म नहीं किया था। एक तो ये जो दलित चिंतक के रूप में या विद्वान के रूप में लोग आते हैं, अपने ही समाज को भ्रमित करते हैं, दूसरे को नहीं, अपने ही समाज को भ्रमित करते हैं। अपनी आप अपनी बात रखिए, भ्रमितता की बात छोड़ दीजिए। आप भ्रमित कर रहे हैं, कौन भ्रमित कर रहा है? ठीक है, सुन लीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सुन लीजिए, ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर हमको। ठीक है, SC/ST एक्ट का क्या हुआ? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक, हम लोग राजनीतिक पार्टी के नहीं है, हम लोग समाज, आप राजनीतिक अपने लोगों के साहब राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हम चाहेंगे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े। हाँ, कोई त्रुटिवश अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि SC/ST एक्ट खत्म करने जा रही थी सरकार, ऐसा नहीं है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं।
सुनिए, जब पूरा जन आंदोलन हुआ, भारत बंद हुआ, इसके बाद आपको लागू करना पड़ा। आप पीछे हटे, पीछे हटे। इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि आपको जाति जनगणना भी करवानी पड़ेगी। उसको खत्म किया, बिल्कुल आपने खत्म किया, आप बिल्कुल खत्म किया आपने। आपको मालूम नहीं कुछ है, बिल्कुल आपने खत्म किया। आप इस तरह का आरोप लगाएंगे तो हम ये कहेंगे कि आपने खत्म किया। केवल आप दूसरों के सीने पे पैर रख करके चढ़ना चाहते हैं, अपने दलित भाइयों के सीने पे पैर रख करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए उनको भड़काते हैं आप केवल, इसलिए केवल उनको आप भड़काते हैं। आप जैसे लोग उनको केवल भड़काते हैं हम लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अरे आज नहीं कल आ जाएगी। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। एक कॉलर जुड़ गए हैं मेरठ से, उमेश जैन। उमेश, अपनी बात कहिए। नमस्कार साहब जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में गरीबों को रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में गरीबों को रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी गुंडागर्दी बढ़ चुकी है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, पुलिस वाला कोई सुनता नहीं है, और प्रधान लोग अपनी दादागिरी चला रहे हैं। बिल्कुल। और सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होता है, आदमी चक्कर काट के थक जी। जाता बहुत बहुत है। शुक्रिया आपका। प्रधान जो है वो दादागिरी कर रहे हैं और ये इसी पर हम बात कर रहे थे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। अनिल, आपका भी शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे बुलंदशहर की घटना को लेकर, जहां एक दलित युवक पर पिटाई की गई है, उसके ऊपर रंगदारी मांगी गई है और गांव निकाला की बात कही गई। फिलहाल इस सुबह बोलेगा मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।